हेलो व्यूअर, नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग 68 बीपीएससी प्रैक्टिस सेट्स नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं, जो आस्था आईएएस का प्रैक्टिस सेट्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट्स नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट फ्रेंड, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अंत तक देखिए। पसंद आने पर लाइक ज़रूरी से करें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय इतिहास को जानने के साधनों में सम्मिलित तत्व है। तो भारतीय इतिहास को जानने के लिए जो हमें सोर्स मिलते हैं वो है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, वहीं साहित्य साक्ष्य, विदेशी यात्रियों के विवरण और धार्मिक ग्रंथ। तो ये सारे हमारे कथन सत्य हैं, इसलिए हम ऑप्शन ई के साथ जाएंगे। आपका आंसर जो होगा वो ऑप्शन ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि हाल ही में किस हड़प्पा कालीन स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में सम्मिलित किया गया है। तो ये धौलावीरा गुजरात का और रामप्पा मंदिर तेलंगाना का, इन दोनों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ई आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। किस स्थान पर स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा राखी गढ़ी। ऑप्शन नंबर डी राखी गढ़ी, जो हरियाणा में स्थित है, यहाँ से स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध खगोलीय वेधशाला प्राप्त हुई है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये धौलावीरा गुजरात से प्राप्त हुई है और यह गुजरात के लूनी नदी के किनारे थी। और इसके उत्खननकर्ता की बात करें तो इनके उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट और जेपी जोशी हैं। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। नेक्स्ट कहा गया, ये नदियां हैं और ये प्राचीन नाम है, इनको सुमेलित, सही सुमेलित युग्म कौन सा नहीं है बताना है। तो झेलम बितस्ता सत्य है, रावी बिपाशा ये गलत हो गया। रावी को परुषणी कहा गया है, प्राचीन नाम इनका है। और गंडक सदानीरा, सतलज जो है सतुद्री, ये सत्य हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे गलत है। सैंधव कालीन स्थल सूतकांगेडोर किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो सूतकांगेडोर की बात करें तो पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है और ये दासक नदी के किनारे था, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऋग वैदिक कालीन नदियों में कुम्मा नाम से किस नदी, कुम्मा नाम किस नदी के लिए प्रयोग हुआ है? तो ये काबुल के लिए प्रयोग हुआ है। वहीं हम बात करें कुर्रम की, तो कुर्रम जो है इसके लिए कुम्र का प्रयोग हुआ है और गोमल गोमती के लिए और घग्गर सरस्वती के लिए प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। उत्तर वैदिक काल के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है, इनमें गलत कौन सा है बताना है। स्त्रियों का स्थान पुरुषों से नीचे और उनके अधीनस्थ माने जाने लगा, सत्य है। इस काल में स्त्रियों से पैतृक संपत्ति का अधिकार छीन लिया गया और सभा में प्रवेश वर्जित कर दिया गया, ये भी सत्य है। ऋग्वेद के अनुसार उत्तर वैदिक काल में वैश्य राजस्व नहीं चुकाते थे, ये आपका गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 8 का सी असत्य है। अगला देखेंगे 9 देखेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो ये अंगुत्तर निकाय में इसकी सूचना मिलती है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, प्राप्त साक्ष्य और स्थान। प्रथम कृषि का साक्ष्य की अगर हम बात करें फ्रेंड, तो प्रथम कृषि का साक्ष्य मिला हुआ है मेहरगढ़ से। पशुपालन का प्रथम साक्ष्य मिला हुआ है, पशुपालन का प्रथम साक्ष्य आदमगढ़ से मिला हुआ है। मातृ देवी की मूर्ति की बात करें तो इनाम गांव से मिला हुआ है और हड्डी के औजार चिरान से मिला हुआ है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में किसको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? तो आर्य संस्कृति का धूर अंग मगध को समझा जाता था। अगला है, वैदिक युगीन सभा होती थी। तो वैदिक युगीन सभा
होती थी। कैसी सभा होती थी? तो ये वैदिक युगीन सभा जो है वो मंत्री परिषद की सभा होती थी। और सभा शब्द का प्रयोग ध्यान रखना है कि सभा शब्द का प्रयोग 8 बार ऋग्वेद में आया है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी किसको माना गया है? तो ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। ऋग्वेद में बहतु शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो बहतु शब्द का उल्लेख जो है वो कन्या की विदाई के समय दिए जाने वाले उपहार के लिए उपयोग हुआ है। नेक्स्ट है, जैन धर्म में संलेखना से अभिप्राय है। तो संलेखना का मतलब है प्राण त्यागने की एक प्रक्रिया, एक विधि। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक जैन धर्म में आस्था नहीं रखता था? उदयन रखता था, चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म में आस्था रखता था, कलिंग शासक खारवेल भी रखता था और अमोघ वर्ष भी रखता था। यानी ये सभी आस्था रखते थे। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है, निम्नलिखित सूची में असंगत सूची का चयन करें। हाथी गुम्फा खारवेल से संबंधित है। नासिक गौतमी बलश्री का अभिलेख है। वहीं हम पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख ऐहोल अभिलेख है। लेकिन जूनागढ़ अभिलेख की बात करें तो ये समुद्रगुप्त का नहीं है बल्कि रुद्रदामन का है। ऑप्शन नंबर आपका डी गलत है। यहाँ पे कालानुक्रम आपको बताना है कि बौद्ध संगीतियों का सही कालानुक्रम बताना है। तो पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी वो आपका राजगृह में हुआ था, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडल वन में। ये सब जो है लाइन से दिए गए हैं। तो 1 2 3 4 आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से केवलिन किसे कहा गया है? तो केवलिन की बात करें फ्रेंड, ये महावीर स्वामी को कहा गया है और महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। अगला है, जैन धर्म के 5 व्रतों में से 4 महावीर ने दिए जबकि 5वां ब्रह्मचर्य दिया गया। तो आंसर हो जाएगा ये पार्श्वनाथ जी के द्वारा दिया गया और ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं। अगला है, 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन है। तो ये ऋग्वेद में 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन मिलता है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो गलत विकल्प कौन सा है? अजित नाथ जैन धर्म के तीर्थंकर थे, सत्य है। ये असत्य है। बाकी वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म आत्मा की सत्ता को स्वीकारता है, ये सत्य है, लेकिन सी आपका असत्य हो जाएगा। वहीं हम बात करें कोसल, मिथिला, चंपा, मगध आदि महाजनपदों में महावीर ने जैन धर्म का प्रचार किया था। ये ABD सत्य है, सी आपका गलत है। तृतीया बौद्ध संगीति हुई थी। तो तृतीया बौद्ध संगीति की बात करें फ्रेंड तो ये आपको अभी बताया था कि पहला राजगृह में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडल वन में। तो तीसरा पाटलिपुत्र में हुई थी। अगला है, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? बुद्ध ने पतित से मृत पाद को संपूर्ण जगत पर लागू किया, सत्य है। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने पहला उपदेश वैशाली में दिया, यही कथन सत्य नहीं है। वैशाली में नहीं, ये सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 25 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगीति में बौद्ध का विभाजन हिनायन और महायान में हो गया था? तो आंसर हो जाएगा चतुर्थ। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो असंगत युग्म कौन सा है बताना है। वैशेषिक दर्शन महर्षि बद्रायण यही असंगत है। बाकी सांख्य दर्शन महर्षि कपिल, पूर्ण मीमांसा दर्शन महर्षि जैमिनी, न्याय दर्शन महर्षि गौतम, ये तीनों सत्य हैं लेकिन पहला असत्य हो जाएगा। अशोक के किस शिलालेख में जनता को धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये 14वां शिलालेख में। कुरु महाजनपद की राजधानी थी, तो आंसर हो जाएगा इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी हुआ करती थी। अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है ब्राह्मी लिपि में, ग्रीक लिपि में, अराइमिक लिपि में, खरोष्ठी लिपि में। तो ये चारों जो हैं लिपि में ये अशोक के शिलालेख
जो है लिखे गए हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसका आंसर हो जाएगा। उपनिषद पुस्तकें हैं, तो ये दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं और 108 उपनिषदों की संख्या है। अगला है बौद्ध धर्म ने अष्टांगिक मार्ग सिद्धांत का प्रतिपादन किया, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे अष्टांगिक मार्ग के तत्व नहीं है? तो अष्टांगिक मार्ग के तत्व कौन से नहीं है? सम्यक कर्म है, सम्यक व्यायाम है, सम्यक जीविका है, लेकिन सम्यक जीवन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिकंदर खैबर दर्रा पार करके 326 ईसा पूर्व में भारत आया। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद सिकंदर समकालीन था। पेरिस ने सिकंदर की तीव्र प्रतिरोध किया। पोरस ने सिकंदर का तीव्र प्रतिरोध किया। तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा फ्रेंड 1, 2, 3 ये जो हैं सारे कथन जो हैं वो सही हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, मिनांडर जो नागसेन द्वारा बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया गया था संबंधित था, तो ये किससे संबंधित था? तो हिंद यवन से संबंधित था। नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा भरतनाट्य शास्त्र के रचयिता हैं। स्यादवाद सिद्धांत है, तो स्यादवाद सिद्धांत की अगर हम बात करें फ्रेंड, तो ये सिद्धांत बौद्ध धर्म का है और गौड़वहों के रचयिता हैं। तो गौड़वहों के रचयिता कौन है? तो आंसर हो जाएगा वाकपति। अशोक के अभिलेख ग्रीक और अरामाइक लिपि में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान से। अगला है, निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करना है। कहा गया अनिश्चयवादी, असंगत आपको बताना है। तो अगर हम देखें असंगत को हम देखें तो कहा गया कि अनिश्चयवादी आचार्य अजित किस्काम्बलिन, ये गलत हो गया। वहीं हम बात करें घोर अक्रियवादी पूर्ण कश्यप, तो ये आपका सत्य है। आजीवक की अगर हम बात करते हैं, आजीवक मखली पुत्र गोसाल सत्य है, लेकिन भौतिकवादी की बात करें तो संजय बेठल पुत्र ये असत्य है। तो सॉरी ये भी असत्य है। तो इस तरह से आप देखेंगे बी और सी सत्य हैं और 2 सत्य हैं 2 असत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर ई के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया अशोक का रुमिनदेई स्तंभ संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? बुद्ध के जन्म से। और महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला है, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आया था और ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये भी बात ध्यान रखनी है। निम्नलिखित किस गुप्त शासक के काल में हुनों का आक्रमण हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड स्कंदगुप्त के काल में। ऑप्शन नंबर बी। अशोक ने कलिंग के विरुद्ध युद्ध कब किया था? तो अभिषेक के 8वें वर्ष में इसने किया था। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के संबंध में असंगत बताइए। तो श्रेणी को राजकीय भूमि बिल्कुल नहीं। श्रेणी जो होता था वो उद्योग धंधों की संस्थाओं को कहा जाता था, तो यही असत्य हो गया, असंगत हो गया। अगला है, मौर्य काल में रूपदर्शक अधिकारी किसे संबंधित था? तो रूपदर्शक अधिकारी की बात करें तो ऐसा अधिकारी जो राजमहल की देख रेख करे, वहीं उसी को रूपदर्शक के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस शासक के काल में वैदिक पुनर्जागरण, किस शासक के काल को वैदिक पुनर्जागरण का काल माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल को। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। तो सत्य कथन का चयन चलिए कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, बिल्कुल सत्य है। गायत्री मंत्र यजुर्वेद से मिलता है, सत्य है। वहीं हम बात करें ऋग्वेद का नवम मंडल कण्व एवं अंग्रीस को समर्पित है, तो आपको सत्य कथन का चयन करना था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 2 सत्य हो गए तो जाहिर सी बात है ई आंसर हो जाएगा। अगला है, कहा गया कि
भारत में अभिलेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? तो अशोक ने प्रारंभ किया था। बिंदुसार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। तो सत्य कथन, बिंदुसार के काल में चाणक्य मंत्री था, सत्य है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, सत्य है। बिंदुसार ने अभित्रघात अर्थात शत्रुओं का वध करने वाला की उपाधि धारण की, तो ये भी सत्य है। यूनानी शासक एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक दूत भेजा था, तो ये सारे कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, और इसका पुनरुद्वार जो कराया गया था वो स्कंदगुप्त के द्वारा कराया गया था। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो कौटिल्य को कहा जाता है। और निम्नलिखित में से किस शासक ने कलिंग पर आक्रमण करके विजय स्मारक के रूप में महावीर की मूर्ति अपने साथ ले आया? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर है, महापद्मनंद ने। अगला है, मौर्य साम्राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। तो असत्य कथन की बात करें, पहला देखते हैं। दिव्यवान के अनुसार अशोक ने अपने पुत्र कुणाल को तक्षशिला का राज्यपाल बनाया था, सत्य है। गोप और स्थानिक दो अधिकारी ग्राम और जनपद के बीच मध्यस्थता का कार्य करते थे, ये भी सत्य है। फिर कहा गया कि राजा बनने से पहले अशोक उज्जैनी का गवर्नर था, बिल्कुल सत्य है। धम्म महामात्र का मुख्य कार्य महिलाओं की नैतिक आचरण की देखरेख करना था, डी आपका गलत है, बाकी सत्य हैं। गुप्त काल में कृषि के लिए क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, जिसका अभिप्राय है। तो क्षेत्र को गुप्त काल में खेती करने योग्य भूमि को ही गुप्त काल में क्षेत्र कहा जाता था। नेक्स्ट है, कहा गया कि किस शासक के दरबार में 9 रत्न के प्रमाण मिलते हैं? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड, किस शासक के दरबार में 9 रत्न के प्रमाण मिलते हैं? तो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, और इसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। चोल प्रशासन का सुसंगठित स्वरूप था। तो सुसंगठित स्वरूप चोल प्रशासन की बात करें फ्रेंड, तो वो था मंडलम, वलनाडु, नाडु और कोट्टम, ऑप्शन नंबर ए। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य क्या है? तो गोपुरम से तात्पर्य प्रवेश द्वार से है, मंदिरों का प्रवेश द्वार ये गोपुरम को कहते थे। अगला है, संगम काल में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो ये विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे चोल राज्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो चोल राज्य के संबंध में इसका क्षेत्र पेनार और बेदार नदियों के मध्य स्थित था, सही है। संगमकालीन चोल शासकों में कारिकल सबसे महत्वपूर्ण शासक था, ये भी सत्य है। वहीं हम बात करें फ्रेंड, कहा गया कि चोल वंश का राजा, प्रथम राजा उदयन जेरल था, ये गलत हो जाएगा। चोल वंश का संस्थापक विजयराज था, जो कि प्रथम राजा भी था। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से असत्य कथन को आपको बताना है। तो पहला है, संगम काल में काली मिर्च के लिए यवन प्रिय शब्द का प्रयोग होता था। संगम काल में अरिकामेडु पश्चिमी तट पर एक प्रमुख बंदरगाह तथा व्यापारिक केंद्र था। संगमकालीन शासक युद्ध प्रेमी थे और संगम साहित्य में दासी के लिए वेनिगर शब्द का प्रयोग होता था, यही गलत है। दासी के लिए वेनिगर शब्द का प्रयोग नहीं होता था, बल्कि दासी के लिए अधिमाई शब्द का प्रयोग होता था। तो ऑप्शन नंबर आपका असत्य बताना था, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राजवंश के विषय में मेगास्थनीज ने कहा है कि यह राज्य मोती के लिए प्रसिद्ध है तथा इस राज्य के शासन की बागडोर स्त्री के हाथ में है? तो पांड्य राज के लिए ऐसा मेगास्थनीज के द्वारा कहा गया है।
अगला है निम्नलिखित में से किए तमिल साहित्य को तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी शिल्पादिकारम को तमिल जनता के द्वारा राष्ट्रीय काव्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। अगला है आपका चोल प्रशासन। कहा गया कि चोल प्रशासन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो कहा गया राजा का पद वंशानुगत नहीं होता था, राजा होता था तो वंशानुगत नहीं होता था। वो कह रहा है कौन सा सत्य है, तो ये वंशानुगत होता था, सत्य हो जाएगा। राजा चक्रवर्तीगल कहा गया यहाँ पे यह संगम कालीन महान शासक था। इसके काल की विशेष घटना पत्नी पूजा प्रारंभ हुई, जिसमें आदर्श और पवित्र पत्नी की मूर्ति पूजा की जाती थी। तो ये कौन सा शासक था, तो सेन गुटुवन, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं संगम कालीन सामाजिक व्यवस्था में मंद्रम शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से किसके लिए हुआ है। तो मंद्रम शब्द का प्रयोग जो है राजा का न्यायालय के लिए किया जाता था। अगला देखते हैं, इसमें असत्य आपको बताना है। भड़ौत सातवाहन काल का प्रमुख बंदरगाह एवं व्यापारिक केंद्र था। सामंतवाद का प्रथम लक्षण सातवाहन काल से ही दिखाई पड़ती थी। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत लिपि ब्राह्मी थी। वशिष्ठ पुत्र पुलमाणी को वेदों का आश्रय कहा जाता था। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पे डी गलत है, बाकी जो हैं आपके सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। कहा गया अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में भारत किसी न किसी समय आए। निम्नलिखित विदेशी यात्री भारत में किसी न किसी समय आए, उनके आगमन का सही कालानुक्रम बताइए। तो सबसे पहले कौन आया था, मेगास्थनीज आया था। फिर कौन आया था, मेगास्थनीज की बात करें तो फाहियान आया था। फाहियान के बाद इत्सिंग आया था। इत्सिंग के बाद इब्न बतूता आया था। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से किन राज्य या शासकों के मध्य को जाना जाता है। तो त्रिपक्षीय संघर्ष की बात करें तो ये राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर और प्रतिहार के बीच हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे सही सुमेलित करना है। सोलंकी वंश का मिलान जो है मूलराज प्रथम से करेंगे, कचूरी वंश का कोकल से, और चालुक्य का मिलान विष्णुवर्धन से, और राष्ट्रकूट का मिलान दंती दुर्ग से करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो हो जाएगा फ्रेंड वो आपका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया कि गौतमी पुत्र सतकर्णी की माता का नाम था गौतमी बालाश्री। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राजवंश को दक्षिणापथ के स्वामी के रूप में जाना जाता है। तो दक्षिणापथ के स्वामी के रूप में सातवाहन राजवंश को जाना जाता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो चलिए यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, देख लेते हैं। तो पहला आपका कहा गया चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त की बात करें तो चंद्रगुप्त यहाँ पे महरौली स्तंभ, समुद्रगुप्त इलाहाबाद स्तंभ और चंद्रगुप्त द्वितीय उदयगिरी स्तंभ, ये सारे आपके सही जोड़े हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट ने स्वयं को लिच्छवी दौहित्र कहा है। तो लिच्छवी दौहित्र जो कहा गया है वो समुद्रगुप्त ने अपने आप को कहा है। अगला है इस शासक ने भारत में सोने का सिक्का जारी किया। इसके सिक्के पर शिव, नंदी तथा त्रिशूल की आकृति उत्कीर्ण थी। तो आंसर हो जाएगा ये भीम कडफिसेस था। अगला है निम्नलिखित गुप्त वंश के राजाओं के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो इनका क्रम क्या होगा उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा श्रीगुप्त, फिर आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त, और फिर आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, और फिर आपका अंत में हो जाएगा स्कंदगुप्त, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा।
कथा सरित्र सागर के रचयिता कौन है? तो कथा सरित्र सागर के रचयिता हैं सोमदेव, ऑप्शन नंबर सी। अगला है परम सौगात उपाधि धारण की, तो परम सौगात की उपाधि धारण की पाल शासकों ने, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी गुप्त काल की औपचारिक भाषा थी? तो गुप्त काल की औपचारिक भाषा संस्कृत हुआ करती थी, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। अगला देखेंगे, ये सिखों के 9वें गुरु थे, औरंगजेब द्वारा रवीसगंज दिल्ली में इनकी हत्या कर दी गई, तो ये गुरु तेग बहादुर थे, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। तो गुरु रामदास विवाह पद्धति रवन का प्रचलन किया, गलत है। गुरु हरगोविंद गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किए, गलत है। गुरु अमरदास संगत सभा की स्थापना, ये भी गलत है। गुरु गोविंद सिंह पाहुल प्रणाली की शुरुआत, यही ऑप्शन नंबर डी हमारा सत्य है। राजतरंगिणी ग्रंथ किस भाषा से संबंधित है? तो राजतरंगिणी ग्रंथ जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। नहीं, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। नहीं, इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। 1194 में गौरी ने चंदावर की लड़ाई में कनौज शासक जयचंद को पराजित किया था। तो चंदावर की लड़ाई में गौरी ने जयचंद को पराजित किया था, बिल्कुल ये कथन सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर केवल थर्ड सत्य है, यानी आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, उसमें सभी बादशाही गुण विद्यमान थे सिवाय नारीत्व के, और इसी कारण मर्दों की दृष्टि में उसके सभी गुण बेकार थे। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये रजिया सुल्तान के बारे में ये स्टेटमेंट है, और रजिया सुल्तान के संदर्भ में प्रसिद्ध ये कथन किसका है? तो मिनहाजुद्दीन का ये कथन है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर होगा। अगला देखेंगे, मोहम्मद हबीब ने खिलजी वंश की स्थापना को किस नाम से संबोधित किया है? तो खिलजी वंश की स्थापना को जो है खिलजी क्रांति के नाम से संबोधित किया है। अगला है शहंशारी शाह आलम, शहंशारी शाह आलम अज दिल्ली ता पालम उपरोक्त पंक्ति किस मुगल शासक के लिए व्यंग्यात्मक कही गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन आलम शाह, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है तारीख ए दाऊदी के लेखक, कहा गया कि तारीख ए दाऊदी के लेखक अब्दुल्लाह के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शासक सिंहासन पर नहीं बैठता था? तो आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी। अगला है, इस मध्यकालीन शासक के कई सफल सैनिक अभियान किए, लेकिन ग्वालियर को अपने राज्य में नहीं मिला पाया। इसने आगरा नामक नगर की स्थापना की और 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बनाया। तो आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी की ये बात कही जा रही है। राजाओं के दिव्य सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला पहला मध्यकालीन शासक था। तो आंसर हो जाएगा गियासुद्दीन बलबन, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे, दिल्ली सल्तनत में मुसारिफ मुमालिक नामक अधिकारी होता था। तो ये कौन सा अधिकारी होता था? तो इसको महालेखा परीक्षक को ये इस नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। तो सत्य कथन को चलिए देख लेते हैं। कहा गया खिलजी वंश के शासक तुर्क थे, बिल्कुल सत्य है। वहीं हम बात करें तो खिलजी वंश की स्थापना 1290 में होती है और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को इसका संस्थापक कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सत्य है और सत्य ही ढूंढना था। अगला देखिए, रजिया सुल्तान निम्नलिखित में से किस शासक की पूर्ववर्ती थी? यानी रजिया सुल्तान किस शासक के पहले शासिका बनी थी? तो आंसर हो जाएगा बहराम शाह। तो अगला है, कहा गया
कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने खुद को खलीफा घोषित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मुबारक खिलजी। अगला है निम्नलिखित को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थापित करें। तो कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थापित करें, पहला खिज्र खां, फिर दूसरा आपका बहलोल लोदी, फिर आपका चौथा सिकंदर लोदी, फिर इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, सिकंदर लोदी किस उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड गुलरुखी के नाम से। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे लंबे समय तक देश पर शासन किया? तो तुगलक वंश के सुल्तानों ने 1320 से, ध्यान रखना है, 1398 तक इनका शासनकाल रहा है। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाए, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, सल्तनत कालीन भूमि कर के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत युग्म कौन सा है? तो असंगत युग्म की बात करें तो हक ए सर्व सिंचाई कर, ये ट्रू है। वहीं किस्मत ए खोती उपहार, ये भी सत्य है। तो यहाँ पे ये भी सत्य है, वो असंगत बोल रहा है। तो जकात कर धार्मिक कर है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये धार्मिक कर है, ये असंगत है। जजिया कर गैर मुसलमानों से दिया जाने वाला कर, ये बी और डी तो सत्य है, लेकिन वो असत्य पूछ रहा है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित इतिहासकारों में से वह इतिहासकार कौन था जो चित्तौड़ अभियान के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ था? तो इसका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अगला है, इब्न बतूता अफ्रीकी यात्री इस शासक के काल में भारत आया था जिसने सुल्तान ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, वह शासक था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था, आपका आंसर हो जाएगा सी। आइए निम्नलिखित में से देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक सुल्तान माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, यह शासक अपनी प्रजा के बीच न्यायपूर्ण राजा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उसने किला ए राय पिथोरा नाम से दिल्ली के 7 नगरों में से पहले नगर की नींव रखी। तो आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जीतल नामक तांबे के सिक्के को चलाया था? तो आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने। अगला है, मंगोल आक्रमण से बचने के लिए किसने दीवान ए अर्ज का गठन किया? तो दीवान ए अर्ज का गठन किया गया था, वो बलबन के द्वारा किया गया था। अगला देखेंगे, कुतुब मीनार का निर्माण किस शताब्दी में किया गया? तो कुतुब मीनार का निर्माण 13वीं शताब्दी में किया गया। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित युद्धों के कालानुक्रमिक रूप में व्यवस्थित करें। तो कन्नौज या बिलग्रीम का युद्ध कब लड़ा गया था? 1539 में। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1531 में। और घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये 1500 जो है, घाघरा का युद्ध की बात करें तो ये 1528 में, और खानवा का युद्ध 1527 में। तो इस तरह से आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी आपका आंसर। 4 3 2 1 आंसर होगा। मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं और मुसलमानों का रक्त बहाना मेरी आदत नहीं है, ये जलालुद्दीन खिलजी का स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेना नायक प्रमुख था। तो सेना नायक प्रमुख मलिक काफूर था। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। तो सत्य कथन का चयन चलिए करते हैं। बलबन स्वयं चालीसा दल का सदस्य रह चुका था। सुल्तान बनने के बाद बलबन ने चालीसा दल को भंग नहीं किया, बिल्कुल इसने भंग कर दिया था, ये गलत हो गया। बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए ईरानी राजत्व को त्याग दिया। तो इसमें कह रहा है त्याग दिया, सत्य ये गलत है। बलबन ने सीजदा तथा पैबोस की प्रथा को प्रारंभ किया, ये
वो बोला गया है कि सत्य कथन, यही आपका सत्य कथन हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने खम की प्रचलित दर में परिवर्तन कर राज्य का भाग का 20% तथा सैनिक का 80% भाग निर्धारित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। अकबर का संपूर्ण साम्राज्य 15 सूबों में विभक्त था, तो बिल्कुल सत्य है। अकबर ने 1573 से 74 चित्तौड़ विजय के बाद मनसबदारी प्रारंभ की, गलत है। भैरव बाग के युद्ध में जहांगीर द्वारा खुसरो को पराजित किया गया, इसी विद्रोह के कारण मुगल एवं सिख संबंध में कड़वाहट आई। तो यहाँ पे 1 और 3 सत्य हैं, पहला और तीसरा सत्य है, दूसरा असत्य हो जाएगा। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट कहा गया कि चालीसा दल को निम्नलिखित शासकों में से किसने भंग किया? तो गयासुद्दीन बलबन के द्वारा इसको भंग किया गया था। अगला है निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। तो सत्य कथन कौन सा है? तो पहला है अकबर ने 1564 में जजिया कर लगाया था, बिल्कुल गलत, समाप्त किया था। अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर समाप्त किया था, बिल्कुल गलत, ये इसने लागू किया था। वहीं हम बात करें फर्रुख सियर ने 1713 में जजिया कर पुनः लगाया था, ये भी गलत है। और मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 में सदा के लिए जजिया कर समाप्त कर दिया था। 110 का डी आंसर सही है। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल, आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। अकबर द्वारा राजपूतों के खिलाफ किए गए सैनिक अभियानों का सही क्रम सजाएं। तो सही क्रम में इनको आपको अरेंज करना है, तो कैसे करेंगे? तो पहला आमेर का, फिर मेड़ता का, फिर आपका चित्तौड़ का, फिर रंधभौर का, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए जरा, किस प्रसिद्ध संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था? तो निजामुद्दीन औलिया ने, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम है रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य, माधवाचार्य, बल्लभाचार्य, यही ऑप्शन आपका काल के अनुसार सत्य है। अगला देखिए, कहा गया कि द्वैताद्वैतवाद के विचार निम्नलिखित में से किस संत द्वारा दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा निम्बकाचार्य के द्वारा। अगला है, निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फरीदुद्दीन गज ए शकर के विचारों को। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन से संबंध में निम्नलिखित में से असंगत सूची का चयन करें। तो असंगत सूची कौन सी है? तो रायसम सचिव, कर्णिकम लेखाधिकारी और अयंगर वंशानुगत ग्रामीण अधिकारी, ये आपके सत्य हैं। लेकिन डी की बात करें, महानायक सैन्य भू सामंत, ये गलत है। महानायक जो होता था वो ग्रामीण निरीक्षक अधिकारी को बोलते थे। अगला है तुजुक्के बाबरी का फारसी भाषा में सर्वप्रथम अनुवाद किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा इसका अनुवाद किया गया था फारसी भाषा में। अगला है, किस मुगल शासक को उसकी उदारता के कारण कलंदर कहा जाता था? तो ये बाबर को, ऑप्शन नंबर बी। मुगल शासन काल में पेटीकोट शासन के नाम से जाना जाता है। 1560 से 1562 का काल अकबर के पीरियड का। अगला देखिए, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन था जिसको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड ये हरि विजय सूरी को। अगला देखेंगे, मुगलों एवं मेवाड़ के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हुई थी? तो आंसर हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में। अगला है, सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ करना है। ये पुस्तक है अनुवादित पुस्तक और अनुवादक।
रामायण का फारसी में अनुवाद जो है, अगर आपसे बोला जाए यहाँ पे कि रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया, बदायूनी ने, भागवत पुराण का टोडरमल ने, और लीलावती का अब्दुल रहीम खाना, ये गलत है। लीलावती का जो है फारसी अनुवाद जो है अबुल फैजी के द्वारा किया गया था। नल दमयंती फारसी फैजी, तो ये सी आपका गलत है, बाकी सारे सत्य हैं। इस मुगलकालीन महिला ने दिल्ली में बैतुल उलूम नामक पुस्तकालय की स्थापना की तथा वह मखफी नाम से कविता लिखती थी। तो आंसर हो जाएगा ये जेबू निशा ने। अगला है अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए पहला हम देख लेते हैं जजिया कर की समाप्ति 1564 में। वहीं हम बात करें इबादत खाना का निर्माण 1575 में, और कहा गया कि मजहर का हस्ताक्षर 1579 में, और दीन ए इलाही की स्थापना 1582 में। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सत्य हो जाएगा। अगला है उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां के काल में। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक दारा सिकोह की रचना है। तो दारा सिकोह की रचना की बात करें तो मजमूल बहौन, ये दारा सिकोह की रचना है। अगला है धर्मत का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था। तो धर्मत का युद्ध की बात करें औरंगजेब तथा दारा सिकोह के बीच लड़ा गया था। मुगल काल में पोलज भूमि से अभिप्राय है। तो पोलज भूमि से का मतलब है फ्रेंड, जिस भूमि पर प्रतिवर्ष खेती होती थी उसको पोलज भूमि कहा जाता था। अगला है सूची 1 का मिलान सूची 2 से। सूची 1 भवन है और सूची 2 स्थान है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जहांगीर महल फतेहपुर सिकरी में, अकबर का मकबरा सिकंदरा में सत्य है। जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में, शाहजहानाबाद आगरा में, ये गलत है, बाकी सारे सत्य हैं। अगला है किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया। जय सिंह के साथ। अगला है मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहा जाता था। तो मुगल शासन में तांबे के सिक्के को दाम कहते थे। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था। तो गाजी मलिक की बात कर रहे हैं तो ये तुगलक वंश का संस्थापक था। अगला हम बात करें निम्नलिखित में से किसे शाहजहां ने शाह ए बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। तो दारा सिकोह को ये पदवी प्राप्त थी। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का संघ हुआ करता था। तो ये वजी महाजनपद 8 राज्यों का संघ हुआ करता था। ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो कीकट शब्द का प्रयोग बिहार के लिए किया गया है। मौर्य काल के महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार के किस स्थान से पाए गए हैं। तो कुम्हरार नामक स्थान से पाए गए हैं। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार निम्नलिखित में से पितृहंता कहा जाता है। उदायीन को पितृहंता कहा जाता है। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के कारण थे। तो मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के गंगोट घाटी के केंद्र में स्थित होना, कृषि की उन्नत अवस्था, व्यापार की समृद्ध अवस्था और हथियार निर्माण हेतु लोहे की खानों की बहुलता, ये सब जो है ये सत्य हैं। ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे लंबी प्रतिमा निर्माण बिहार में कहाँ किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये बोध गया में किया जा रहा है। अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ बिहार राज्य में नहीं है। तो अशोक का कौन सा स्तंभ बिहार राज्य में नहीं है। तो ये आंसर हो जाएगा, ये बिहार राज्य में रौरिया अरेराज है, रामपुरवा है और रौरिया नंदनगढ़ है, लेकिन दिल्ली टोपरा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे, कहा गया निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र को बसाया था। तो उदयन ने पाटलिपुत्रा को बसाया था। अगला है उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आंसर हो जाएगा गोपाल के द्वारा की गई थी। अकबर द्वारा बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया गया था। तो मान सिंह को अकबर द्वारा बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया गया था।
शेर शाह की मृत्यु हुई कालिंजर में। कहाँ पे? तो शेर शाह की मृत्यु जो होती है 1545 में कालिंजर में इनकी मृत्यु होती है। शेर शाह का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो फिर वहीं आपकी आंसर हो जाएगी कालिंजर के विरुद्ध था। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो आंसर हो जाएगा बिहार शरीफ हुआ करती थी। किस विदेशी यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र कहा था? तो ये तेवरनीय के द्वारा ये बात कही गई थी। अगला देखिए, बिहार पर बख्तियार खिलजी के आक्रमण का सबसे पहला वर्णन कहाँ से प्राप्त होता है? तो तबाक ए नासिरी से ये प्राप्त होता है। अगला है, निम्नलिखित में से पहला मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था तो वो फर्रुख सियर था। तो फ्रेंड, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। धन्यवाद।